हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस देखा था और पाया था कि जो स्पेस लैटिस होते हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनली अरेंज हो जाते हैं। और स्पेस लैटिस की एक बेसिक यूनिट होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के रिपीटिंग ऑर्डर से ही आपके स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा था। इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने यूनिट सेल को दो तरह से बांटा था, जहां पर अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कह रहे थे, और कॉर्नर के साथ साथ अगर अदर पार्ट्स पर भी कोई कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में एक बॉक्स है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक बॉक्स है जो एक क्यूब की तरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। जितनी प्रॉपर्टीज एक क्यूब में होती है उतनी प्रॉपर्टीज आपको इस बॉक्स में देखने को मिलेंगी। देखिए 8 कॉर्नर इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, और 12 इसके फेज, 12 इसके एज होंगे। जितनी लाइंस आपको इसमें दिख रही होंगी ये सारे क्या होंगे इसके एज, और 6 फेज 1 2 3 4 5 6 फेज हो जाएंगे, और एक इसका होगा बॉडी सेंटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कि एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो आपकी बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो एक यूनिट सेल पे जब हम कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेसिस पर हम देख रहे थे कि अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर में प्रेजेंट हैं या फिर अदर पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, तो उस कॉर्नर पर अगर हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स हैं अगर उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल को बनाने में कितना है, उस कंट्रीब्यूशन को जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट एंड डिफरेंट लैटिस साइट, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइट। एक क्रिस्टल लैटिस की डिफरेंट डिफरेंट जो साइड्स होती हैं जैसे कॉर्नर, एज, फेस, उस पर किसी भी एटम अगर वो एटम प्रेजेंट है तो उस एटम का कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है उस यूनिट सेल को बनाने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक यूनिट सेल कुछ इस तरह से होती है, इसको अगर हम टू डायमेंशन में बनाने की कोशिश करें तो आपकी जो यूनिट सेल थी वो यूनिट सेल कुछ इस तरह से थी। आई बात समझ में, एक यूनिट सेल कुछ इस तरह से दिख रही थी आपकी। और अगर कांस्टेंट पार्टिकल सपोज कीजिए कि इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो इस कॉर्नर में प्रेजेंट होने के बाद उस एटम का, इस एटम का सपोज एटम को हम इस तरह से दिखा लेते हैं, तो ये एटम इस यूनिट सेल को बनाने में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, इसी को हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कॉर्नर पे जानने की कोशिश करते हैं कि एक एटम्स हमारा कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है एक यूनिट सेल को बनाने पे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा हुआ है जिससे आपको समझने में कुछ आसानी होगी। तो हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे एक कॉर्नर। तो सपोज कीजिए कि ये आप एक यूनिट सेल है, और एक यूनिट सेल में ये जो टमाटर आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, इस टमाटर को मैंने दिखा दिया आपको स्फेरिकल शेप का, क्योंकि ये टमाटर होता है और एटम का शेप भी आपका स्फेरिकल ही होता है। तो एटम कुछ इस तरह से आपका एडजस्ट होगा। तो सपोज कीजिए कि ये टमाटर है अगर आपके कॉर्नर में प्रेजेंट है तो आपको दिख रहा होगा कि आधे से ज्यादा, बहुत ज्यादा पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, इस यूनिट सेल से बाहर की ओर दिख रहा होगा, और बहुत कम पार्ट आपको क्या हो रहा है इस यूनिट सेल के अंदर दिख रहा है। तो जो ये पार्ट आपका यूनिट सेल के अंदर होता है, ठीक है ना, जो पार्ट आपको दिख रहा था इस यूनिट सेल के अंदर, तो यही पार्ट आपका इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर पा रहा था। एक एटम इस यूनिट सेल को बनाने में सिर्फ इतना भाग क्या हो पा रहा है, कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, बाकी का भाग क्या हो रहा है आपका बाहर बच जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे कि इस यूनिट सेल को बनाने में इतना पार्ट आपका क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखिए आधा पार्ट अगर हम देखें इसको, अगर मैं आधा आधा कर दूं तो आधा पार्ट आपका यूनिट सेल से पहले ही बाहर हो चुका है, और जो बाकी का आधा भाग आपको दिख रहा है इसका 1/4 भाग आपको क्या कर इसके अंदर दिख रहा होगा। जब आधे का 1/4 भाग दिख रहा है तो पूरे का आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, 1/8। यानी कि अगर आपका एटम्स आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 1/8 का। क्लियर आई होगी आपकी बात समझ में। दूसरी बात, अगर आपका एटम आपके फेस पर प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कि ये फेस आपकी दीवार है या फिर ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये आपका एक फेस है, ठीक है ना।
इस फेज में एटम को किस तरह से अरेंज करूं कि हमारा जो एटम है, किस तरह से आप इस फेज में आपको एटम को अरेंज कर सकते हैं। तो एटम को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि आधा पार्ट क्या होगा इस फेज के अंदर और आधा पार्ट बाहर। ऑब्वियस सी बात है, एटम को इसी तरह से हम क्या कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे। यहाँ पर तो एटम कुछ इस तरह से क्या हो चुका था, अरेंज हो चुका था, अटक गया था, दिख रहा होगा। अब अगर इस फेज में एटम लगाना है तो एटम किस तरह से आएगा, आधा पार्ट अंदर और आधा पार्ट बाहर। तो किसी फेज में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो आ जाता है 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो एक जो यूनिट सेल होती है या फिर एक जो क्यूब होता है उसमें कॉर्नर होते हैं 8, फेस होते हैं 6, एज होते हैं आपके 12, बॉडी सेंटर आपका होता है 1 और एंड सेंटर भी आपका होता है कितना, 2। एंड सेंटर आपको होते हैं 2। ये आपको पहले वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं पहले। अब हम बात करते हैं एज पर। अगर कोई एटम एज पर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि उस एज पर कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस कमरे को ही स्टैंडर्ड मानना है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो एक कमरे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक क्यूब से मैच करती है और एक क्यूब की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी एक यूनिट सेल से मैच करती है। तो देखिए जो एज होते हैं वो होते हैं आपके 12, ठीक है ना। अब किसी भी एक सरफेस का जो ये आपकी फेस दिखते हैं, इस फेस के एक क्या ले लीजिए आप, कोने को ले, एक किनारे को ले लीजिए, यानी कि एज को ले लीजिए और उस एज से सटी हुई बाकी एज को देखिए तो आपको नजर आएगा कि इस एज से आपके 4 और एज क्या हुई, जुड़ी हुई है। तो हर एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन हम बोल देंगे 1/4 का होता है। वहीं दूसरी ओर बॉडी सेंटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर, क्योंकि आपको पता है किसी भी यूनिट सेल में बॉडी सेंटर क्या होता है, एक होता है और उसका सेंटर हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। तो किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होगा वो पूरी यूनिट सेल को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा, पूरी यूनिट सेल को कवर कर रहा होगा, इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम बोल देते हैं 1। एंड सेंटर, क्योंकि एंड सेंटर आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही, जो एंड सेंटर होता है उनको क्या होते हैं आपके, जब कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स होंगे आपके कॉर्नर के साथ साथ किसी भी 2 फेस पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम एंड सेंटर बोल देते हैं। और एंड सेंटर यानी कि हमने फेस देखा कि फेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाता है 1/2 का। तो यहाँ से आपको कुछ समराइज और ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कुछ अब आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी आपको बताया मैंने कि जो एक यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं, हर एक कोने का यानी कि हर एक कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का होता है। वहीं दूसरी ओर फेस होते हैं 6 और हर एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। एज होते हैं 12 और हर एक एज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। बॉडी सेंटर होते हैं 1 और हर एक जो बॉडी सेंटर होता है क्योंकि पूरे यूनिट सेल को कवर करता है इसीलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जहां से आपको ये पूरे जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट सिंपल यूनिट सेल एंड एफसीसी एंड बीसीसी। ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं एक सिंपल यूनिट सेल में। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल एफसीसी बीसीसी यूनिट सेल। देखते हैं पहले सिंपल के देखते हैं। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए सिंपल यूनिट सेल की, एफसीसी की और बीसीसी की। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिंपल यूनिट सेल में आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। एफसीसी की बात आएगी तो आपके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर प्रेजेंट होंगे। जबकि बीसीसी की बात आएगी तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो बस कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, हम देखते हैं कॉर्नर होते हैं 8 और हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 एटम। कॉर्नर पे निकालेंगे तो 8 × 1/8, एक एटम्स तो आपके सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि नंबर ऑफ एटम फेस पर रिप्रेजेंट होंगे तो फेस होते हैं 6 और कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर एक फेस का 1/2 का। तो 1 + 3 एटम्स, तो ये आ गया आपका 4 एटम। वहीं दूसरी ओर बीसीसी, जैसा आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोल देते हैं बॉडी सेंटर क्रिस्टल। तो कॉर्नर आपको पता है होता है 8 होते हैं और हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। और बॉडी सेंटर होता है 1 और हर एक बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1। तो 1 + 1 ये आ गया आपका 2 एटम्स। बहुत सिंपल सा और बेसिक्स का क्वेश्चन था आपका।
कि यहाँ से आपने नंबर ऑफ एटम्स और निकालना सीख लिया कि जो सिंपल यूनिट सेल होगी वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगी, एफसीसी होगा तो 4 और बीसीसी होगा तो 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं कब, जब हम क्या करते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला, जो कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आगे हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे जो जेड है, ये जेड की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। बाकी वैल्यूज आपको दी हुई होगी, ये एवोगैड्रो नंबर है, बाकी वैल्यू एज लेंथ होती है आपकी, एम आपका मास, रो आपकी डेंसिटी। तो ये जेड है, ये जेड की वैल्यू आपकी क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, और वो डिपेंड करती है आपकी कि जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल है वो किस तरह का है। अगर आपका सिंपल यूनिट सेल होगी तो वहाँ पे जेड की वैल्यू आएगी 1, वहीं एफसीसी होगा तो वहाँ पे जेड की वैल्यू 4, और अगर बीसीसी है तो वहाँ पे जेड की वैल्यू 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके इस फॉर्मूले में भी क्या आएगी, बाद में काम आएगी। आप इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, बाकी हम फिर दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरह से है कि अ कंपाउंड इज फाउंड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है आपका जो एलिमेंट्स ए और बी से मिलकर बना हुआ है, हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा आपका क्यूबिक है, इन विच एटम्स ए आर एट द कॉर्नर, जो ए आपका एटम है वो आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक, ऑफ द क्यूब। देखिए यहाँ पे टर्म्स यूज हो है क्यूब, इसलिए आपको बताया था मैंने कि जो एक यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, क्यूब भी बोल देते हैं, ठीक है ना। एंड बी एटम्स आर एट द फेस, और जो बी एटम आपका प्रेजेंट है वो आपका फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बताना है। जैसे कि आपको पता होगा कोई जो कंपाउंड होता है वो दो से ज्यादा एटम्स का क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो अब इस ए और बी से जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसका आपको कंपाउंड का क्या बताना है, आपको फॉर्मूला बताना है, यानी कि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स भी हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा एक फ्रैक्शन की फॉर्म में ना होते हुए एक इंटीजर की फॉर्म को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला आपका आ रहा होगा एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉर्नर में आपका अगर ए एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे ए के। तो आप जानते होंगे किसी भी एटम्स के, जब किसी भी क्यूब के अगर 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1/8 का, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। बी यानी कि फेस का प्रेजेंट है, फेस होते हैं 6 और हर एक फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा 1/2 का होता है, तो 2 3 या 6 यानी कि 3 एटम्स आ गए हैं बी। तो ए अगर बी A1 आ गया है B3 यानी क्या हो गया, पूरा इंटीजर फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका AB3। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए फटाक से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने कुछ इस तरह से है कि कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पे एक अब यह आयंस है, एक कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है, वो एटम्स ए और बी से मिलकर बना हुआ है और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को शो करता है। जैसे ही आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का जिक्र होता है तो आपको इस दिमाग में फटक से यह घूम जाना चाहिए कि फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपके कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इन विच एटम्स ए आर एट द कॉर्नर, जो ए एटम्स है आपका वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है, जबकि जो बी एटम है आर ऑफ फेस सेंटर वो कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके फेस पर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द सेंटर, कि इफ वन ऑफ द एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर हो गया, सॉरी, इफ कॉर्नर, अगर हमारा एक एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर से अगर एक एटम क्या हो गया, मिस हो गया है, ठीक है, अगर एक एटम आपके कॉर्नर से मिस हो गया हो तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको क्या करना है, बताना है। आई बात समझ में। तो देखिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि एक एटम्स को बनाने के लिए हमने क्या किया था कि एक जो यूनिट सेल होती है उसमें 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कोना अगर इसमें एक मिसिंग हो गया, हमने इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया था पहले समझाने के लिए आपको,
कंट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। तो ये कुछ इसी तरह से है कि अगर इसमें से एक कॉर्नर मिस हो चुका हो तब आपको क्या करना है, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए कॉर्नर होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर अभी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 7। तो ये आएगा 7/8, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए 7/8, जबकि बी फेज होते हैं 6 और हर एक फेज का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/2 का। तो ये 3 एटम है, यानी कि बी कितना आ गया 3। तो अगर मैं इसको लिखूँ a 7/8 b 3, तो ये फॉर्मूला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोई भी जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है हमेशा एक क्या होता है, इंटीजर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म को यूज करना चाहिए, ना कि आपके फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो हम बोलेंगे कि जो नंबर एटम्स का जो रेशियो है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे a रेशियो b। तो बोलेंगे हम कि 7/8/3 अपॉन 1, ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो आएगा 7/20, यानी कि a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई है 24। तो बहुत इजी सा ये क्या था क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो कॉर्नर होते हैं 8 होते हैं, हर एक कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का 1/8 का, फेस होते हैं 6 और हर एक फेस पर जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का होता है। एज होते हैं 12, हर एक एज पर जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का। बॉडी सेंटर होता है 1 और कंट्रीब्यूशन एटम्स का वहाँ पर होता है 1। इसको फटक से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो। समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर आपको कैसे लिख कर गया। If 3 elements P, Q and R crystallize in a cubic solid lattice, अगर एक एलिमेंट्स P, Q और R से मिलकर बना होता है और एक क्यूबिक लैटिस सॉलिड को फॉर्मेशन करता है विद P एटम्स एट द कॉर्नर, अगर P आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट है और Q आपके क्यूबिक सेंटर को हम बॉडी सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक सेंटर मतलब जो हमारा क्यूब है या फिर जो पूरी बॉडी है उसको हम बोल देंगे बॉडी सेंटर, एंड R एटम एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, और जो R है आपके फेस पर प्रेजेंट है। तो आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, बहुत इजी सही क्वेश्चन है, आपको इसको आसानी से कर देंगे। तो अभी हमने देखा इस पूरी चैप्टर में कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो अगर किसी भी यूनिट सेल के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं तो अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि अगर कॉर्नर प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पर प्रेजेंट होगा तो 1/2, एज पर प्रेजेंट होगा तो 1/4 और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा तो 1। उस पे से जो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसके बेसिस पे हमने देखा था कि सिंपल यूनिट सेल होंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1, बॉडी सेंटर होंगे तो नंबर एटम्स होंगे 2, और अगर फेस सेंटर यूनिट सेल होगी तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 4। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के, जिसके बेसिस पर किसी भी यूनिट सेल का साइज और शेप क्या होता है डिसाइड होता है, यानी कि साइज और शेप डिपेंड होते हैं आपके पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल पर। और इसी यूनिट सेल के बेसिस पर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि क्लोज पैकिंग ऑफ यूनिट सेल, किस तरह से हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उस सॉलिड्स में किस तरह से पैकिंग हो जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।